हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे आया है जो कि है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया है सभी न्यूज़पेपर्स ने एंड इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको अभी आगे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर इस चीज़ को उठाया गया है। और मध्य प्रदेश में से ये आवाज़ देखने को हमें मिली है कि जो रिजर्वेशन है किसी भी कैंडिडेट को वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलनी चाहिए, अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर देना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे न्यूज़, क्योंकि ये GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्या इंटरप्रिटेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एसेज, हर एक चीज़ के लिए अबाउट रिजर्वेशंस। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, इसके नोट्स बनाओ अच्छे से। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अन अकेडमीज टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस का लिस्ट है एंड इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7। एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। तो ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट है। वाइल चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान हैज नॉट गिवन डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, रिजर्वेशन बेस्ड solely on the place of birth would not pass constitutional muster. Madhya Pradesh government's decision to give government jobs only to the children of the state is likely to trigger a fresh debate on the fundamental rights of equality of the citizens. यानी कि इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करना चाहती है, हालांकि उसके कंप्लीट प्रपोजल्स अभी तक नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, तो सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स दोगे उन्हीं बच्चों को जो कि मध्य प्रदेश में ही पैदा हुए हैं, वहीं के बच्चे हैं, तो क्या ये जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी की हम बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि सब लोग बराबर हैं स्टेट के लिए, इंडिया के लिए, तो वो क्या सारी की सारी चीज़ें आपस में क्लैश नहीं हो जाएंगी? तो वो फ्रेश डिबेट जो है वो शुरू हो गया है, उसी के ऊपर हमने चर्चा करनी है। तो अब आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। तो क्यों आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि आपको रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं देनी चाहिए? तो फर्स्ट इज फोरमोस्ट इज आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 भी आपको पता है इक्वालिटी से रिलेट करता है और ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। सो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब्स में कैसी मिलेगी अपॉर्चुनिटी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक पर्सन को। तो आर्टिकल 16 का जो फंडामेंटल स्पिरिट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा था वही डिफीट हो जाएगा अगर हम रिजर्वेशन देंगे बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो अगेन यहाँ पे भी कहीं पे भी स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, नॉट एज इन स्टेट की मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा, ऐसे नहीं है। यहाँ पे हम स्टेट एक वाइडर सेंस में यूज कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडिया के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 16 टू क्लॉज 2 और आपको याद रखना है कि स्टेट की डेफिनेशन हम आर्टिकल 12 वाली लेते हैं। तो आर्टिकल 12 पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके भी एंड अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो या मुझसे इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हो। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 आ जाता है उसके बाद इट प्रोवाइड्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे भी आ गया कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे तो यार आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते। तो 16 क्लॉज 2 का भी एक किस्म से वॉयलेशन होगा अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल एंड रेजिडेंस वुड मीन डिस्क्रिमिनेशन एज इवन अ मिनिमल डिपार्चर क्रिएट्स एन इर्रेशनल क्लास डिप्राइविंग अ मेरिटोरियस कैंडिडेट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर कोई रिजर्वेशन है जो कि डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ रह रहे हो या कहाँ आपका घर है उसके ऊपर भी है, तो वहां पे भी एक ऐसे मेरिटोरियस बच्चे को जो कि शायद उस चीज को क्रैक कर लेता, वहां पे उसके साथ गलत हो रहा है और उसका जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नुकसान हो जायक होगी, डिप्राइविंग ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। नेक्स्ट आता है द काइंड ऑफ पैरोशलिज्म encourages regionalism and threatens the unity of the nation। इस तरह की जो धकियानुसी बातें हैं, वो जो रीजनलिज्म है कि भाई मैं यहाँ का, मैं वहाँ का, मैं बिहारी, मैं पंजाबी, ये वाली जो भावना है उसको और ज़्यादा इनकरेज करती है, रीजनलिज्म की भावना को इनकरेज करती है
और जो एक यूनिटी की बात है कि हम इंडियन हैं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, वो भारतीयनेस या इंडियननेस जो है वो आप में से चली जाती है, तो यूनिटी ऑफ द नेशन जो है वो खतरे में पड़ जाता है, और आपकी रीजनल आइडेंटिटी, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ की आइडेंटिटी, आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके गांव की आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। तो इसीलिए इस तरह की चीजें ना ही हो तो बेटर है, ये हमें याद रखना चाहिए। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात करें कि क्यों रिजर्वेशन और प्लेस ऑफ बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ देना चाहिए, तो उसकी बात करें तो आर्टिकल 16 का जो 3 है वो बोलता है इट अलाउज फॉर मेकिंग प्रोविजन इन द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस नॉट प्लेस ऑफ बर्थ। तो ठीक है, हम रेजिडेंस के हिसाब से तो दे ही सकते हैं। दूसरा, द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूटी एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स। तो ये भी हमें पता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए लिखा होता है कि हाँ भाई, अगर आप इस जगह पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसी स्टेट या इसी यूटी के रेजिडेंस होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है। एंड सम स्टेट्स हैव बीन यूजिंग द लूप होल्स इन द लॉ टू प्रिजर्व द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर लोकल्स। कुछ स्टेट्स जो हैं वो ऐसा रिजर्व भी करते हैं कि हाँ, इस तरह के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जो लोकल बच्चे हैं उनको जॉब्स मिल सके और आउटसाइडर्स जो हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। They have used the other criteria like language test or proof of studying in that state for a certain period of time। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब है, तो पंजाब जो है आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगता है 10th क्लास का, एंड पंजाबी का एग्जाम भी लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो नॉन पंजाबी वाले बच्चे हैं वो पेपर दे ही नहीं पाते, तो आसपास का बच्चा तो फिर भी दे देगा बट बाकी लोग नहीं दे पाते, तो इस तरीके से नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लूप होल जो है उसका फायदा तो फिर भी उठाया जा ही रहा है। तो इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कभी भी ऐसा रूल नहीं बना सकती कि जो रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूटी है वो मेन कंडीशन होगी किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और दैट यूनियन टेरिटरी। तो वो जो अगर लॉ बनेगा तो वो पार्लियामेंट से ही पास होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है। और आपको एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि आर्टिकल 16(3) जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंटमेंट के लिए रेजिडेंस का जो एरिया है उसको मार्क करे कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे रिजाइडिंग है, बट प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पे भी मैटर नहीं करता। इन दो चीज़ों को याद करना है हमें। और इसके अलावा अगर हम अदर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें फेवर की, तो ऑफ कोर्स आपको वोट बैंक अच्छा मिलेगा, आपके पास अगर आपके बंदे हैं तो उनको थोड़ा बहुत उस एरिया के बारे में पहले से पता होता है, ये कुछ एडवांटेजेस हो जाती हैं। इसके अलावा आपको आप कह सकते हो कि लोकल जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से खुश रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे फेवर में जाती हैं अगर हम बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ठीक है ना, आपकी सरकार है, आपकी स्टेट में आपकी सरकार है, तो आपको फायदा मिलना चाहिए, तो वो वाली बात हो जाती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन महाराष्ट्र ओनली दोज लिविंग इन द स्टेट फॉर ओवर 15 ईयर्स एंड हैविंग फ्लुएंसी इन मराठी लैंग्वेज कैन अप्लाई। तो अगर मैं आप महाराष्ट्र में हो, आप महाराष्ट्र में सरकारी जॉब चाहते हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए और 15 साल आप कम से कम वहाँ पे रहे हो। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जो थे वो सिर्फ डोमिसाइल्स के लिए रिजर्व थे, तो बाकी लोग तो दे ही नहीं सकते थे, और अभी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है, अभी हमने देखा। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो जाके जम्मू कश्मीर में एग्जाम दे सकता है और अगर उसका एग्जाम क्रैक हो गया तो वो एम्प्लॉय हो जाएगा वहाँ पे। अभी भी सर्टन कंडीशंस जो है, डोमिसाइल रूल जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो अप्लाई होंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स ऑफ बंगाली जो है वो मेन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि नॉन बंगाली वाले बच्चे जो हैं वो चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेपर ही नहीं दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो आस पड़ोस के स्टेट वाले दे देंगे, जैसे असम मेघालय वाले बच्चे दे देंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की बात करें तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेट एम्प्लॉयर जो हैं वो भी प्रायोरिटी दे कन्नडिगास को, यानी कि कर्नाटका के लोकल लोगों को जो कन्नड़ भाषा बोलते हैं उनको किसी भी तरह की क्लैरिकल या फैक्ट्री जॉब में जो भी स्टेट के अंदर उपलब्ध है। तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, और पंजाब का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी हो जाती है। It is argued that giving preferential treatment to the residents of a state would help rightful allocation of the resources of the state and would encourage people to work within the boundaries of the state। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं आपके वहीं पे अप्लाई हो जाएंगे, लोग खुश रहेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी कि ठीक है ना, मैं पंजाब का हूँ तो मुझे पंजाब में स्पेशल फायदा मिले, किसी बाहर वाले बंदे को क्यों मिले। तो वो वाली जो भाव है वो आ जाएगी। ऑल्दो अगर हम देखें एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में तो ये यूनिटी ऑफ नेशन के हिसाब से बुरी चीज़ है। This has also been seen as a way to stop migration of people from backward states to metropolitan, thereby reducing the burden of such cities। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरह का अगर काम होता है तो जो लोग हैं वो माइग्रेट भी कम करेंगे। लोग माइग्रेट कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो थोड़े अमीर स्टेट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन वाले स्टेट्स हैं या मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे बोझ जो है वो कम हो जाएगा, एंड लोग अपने अपने एरिया में ही काम करना चाहेंगे ताकि उनको वहाँ पे सरकारी स्कीम्स का या सरकारी गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा मिल सके एंड वो वहीं पे रह सके।
अब यहाँ पे हमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत के केस में 1955 में क्या कहा था वो हम देखेंगे। एंड ये आपको प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है केस का नाम दे करके कि इसके अंदर क्या कहा गया था। सो डोमिसाइल और द स्टेटस ऑफ रेजिडेंस इज अ फ्लूइड कंसेप्ट दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अनलाइक प्लेस ऑफ बर्थ व्हिच इज फिक्स्ड। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डोमिसाइल है वो है कि पर्सन कहाँ पे रह रहा है परमानेंटली, यानी कि वो रहना भी चाहता है और वो रह भी रहा है परमानेंटली, वो हो गया आपका डोमिसाइल। लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है कि मेरा जो है मध्य प्रदेश हो, लेकिन मैं रह रहा हूँ सपोज करो दिल्ली में, और मैं वहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ, मैंने वहाँ पे घर खरीद लिया, मेरी इंटेंशन भी है कि मैं वहीं पे रहना है, तो डोमिसाइल मेरा दिल्ली हो गया। लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ क्या हुआ, वो एक फिक्स चीज है जो कि आपने डिसाइड नहीं की, डोमिसाइल आप डिसाइड कर रहे हो। प्लेस ऑफ बर्थ सिर्फ एक ग्राउंड है जिससे कि आपको डोमिसाइल स्टेटस मिल सकता है वहाँ का। तो अगर मैं उसी जगह, मैं दिल्ली में पैदा हुआ और मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, तो मेरे दिल्ली में पैदा होने के कारण मुझे दिल्ली का डोमिसाइल मिल गया। पर डोमिसाइल वहीं का हो जहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं या किसी विदेश में चले जाते हैं और वहीं पे रहने लग जाते हैं, वहीं पे अपना घर बना लेते हैं और परमानेंट इंटेंशन भी वहीं पे रहने की होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अब यूजलेस हो चुका है। 2019 की बात करें तो 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्ट्रक डाउन किया था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो यूपी का सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का था, कि सबॉर्डिनेट जो उन्होंने ऑफिसर्स भर्ती करने थे उनके लिए था, और उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि स्पेशल प्रेफरेंस फॉर द वुमेन हु आर ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि कोई भी वुमेन जो वहीं पे पैदा हुई है, यूपी में पैदा हुई है, उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। तो ओरिजिनल रेजिडेंट उन्होंने वर्ड का प्रयोग किया था, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद कैलाश चंद शर्मा वर्सेस राजस्थान का केस हुआ था 2002 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रेजिडेंस है, बी इट विद इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर एरिया, कैन नॉट बी द एरिया फॉर प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन और ट्रीटमेंट। तो अगर आपका रेजिडेंस जो है वो स्टेट के अंदर है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या किसी और एरिया के अंदर फॉल करता है, तो ये जो है एक वैलिड एक क्राइटेरिया नहीं है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन देने का किसी भी कैंडिडेट को। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे डोमिसाइल के बेसिस पे अगर कोई ट्रीटमेंट मिलती है तो वो दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर डीयू में आपने एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आप दिल्ली के रेजिडेंट है या दिल्ली में आपने डोमिसाइल है आपके पास, या दिल्ली से आपने +1 +2 किया था, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो दैट इज अलाउड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डीपी जोशी वाला केस था, डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत 1955 वाला केस, उसमें भी यही कहा था डोमिसाइल रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इट विल स्टिल कंटिन्यू एंड इट इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल। एजुकेशन की बात कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जॉब की बात कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। The move to give reservation to the candidates born in the state itself runs against the spirit of the constitution, equality and fraternity। तो ये जो बेसिक टेनेंट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी के अगेंस्ट है अगर आप रिजर्वेशन देते हो किसी भी पर्सन को, क्योंकि वो स्टेट में बॉर्न हुआ था। तो इसीलिए वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इट इज मोर लाइकली दैट सच पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप वुड overturned by the judiciary as one of the several times in the past। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है, आप कह सकते हो लोगों को लुभाने के लिए ये चीज की जा रही है, और ये गलत मूव है, यूनिटी ऑफ कंट्री को भी कहीं ना कहीं खराब करता है, और जुडिशरी इस चीज का संज्ञान लेगी और इसे स्ट्रक डाउन कर देगी, जैसा कि पहले भी करती रही है। गवर्नमेंट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट गारंटिंग एजेंसी, रादर इट इज an authority which should create an environment through its policies which minimizes inequalities in income, status, facilities and opportunities। तो अगेन जो गवर्नमेंट है वो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट की एजेंसी नहीं है कि सबको हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है उन्हें, बल्कि ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली काम मिलने लग जाए। तो उनका काम है पॉलिसीज को बनाना, उनका काम है इनक्वालिटीज को खत्म करना, उनका काम है स्टेटस और फैसिलिटीज को बढ़ाना, उनका काम है स्किल डेवलपमेंट करवाना, ताकि लोगों को अपने आप से काम मिल सके, अपने आप से रोजगार मिल सके, या वो अपना काम खुद से चला सके। तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया इस पूरे के पूरे टॉपिक का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड पूरा का पूरा टॉपिक विद केस लॉज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड उसके बारे में भी जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। एंड इफ़ यू वांट कि मेरी लाइव क्लासेस भी हों किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइम जो है एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे लाइव पढ़ाने में भी आप लोगों से इंटरैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो गाइज, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा।
तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें। और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली, तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है। सभी में आपको पीडीएफ, स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। और जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो अभी 55 दिन रह गए हैं, उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, पीडीएफ आपको मिलेगा एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें। 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है, तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए। इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है और अनअकैडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी के पेज पे।